बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज बीपीसीसी 133 के हवाले से एक नए अवारज़ के साथ मैं आपके सामने फिर से मौजूद हूँ। नाज़रीन, पिछले कुछ क्लासेस में कई तरह के अवारज़ से हम लोग रूबरू हुए, जिसमें अलग अलग तरह के जिस्मानी, ज़हनी और बहुत अलग अलग किस्म के अवारज़ से हमारा तारुफ हुआ। आज भी हम एक नए अवारस से रूबरू होंगे और उसके बारे में मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। लेकिन ये अवारस, या ये कह लें कि इन अवारस में हमारे ज़िंदगी से ताल्लुक़ ऐसे कुछ रवायात हैं जिनकी वजह करके इस किस्म की बीमारियां, इस किस्म के अवारिस हम रूबरू होते हैं। यूँ तो नाजरीन, हम सब जानते हैं कि ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है। ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियां शामिल होती हैं और ज़िंदगी को निभाने के लिए, ज़िंदगी जीने के लिए हर वक्त, हर पहलू हमें कई तरह के उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ता है। इस उतार चढ़ाव में कई एक बार हमें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिससे कभी कभी तो हम पार निकल जाते हैं और कभी कभी वो परेशानियां हमारा पीछा नहीं छोड़ती हैं और हमारे ऊपर इस कदर हावी हो जाती हैं कि हम पर वो दबाव और तनाव बनाने लगती हैं। और उस दबाव और तनाव में कभी कभी हम इतने मुब्तला हो जाते हैं कि उससे निकलने की गुंजाइश ही ख़त्म होने लगती है, या फिर ये कहें कि हम उससे निकल नहीं पाते हैं। और नतीजा ये होता है कि उससे जुड़ी हुई कई किस्म की बीमारियां, कई किस्म की परेशानियां, या फिर कई तरह की अलग अलग इलामात हमारे रवैयात में दिखाई पड़ने लगते हैं और हम किसी न किसी मर्ज़ के शिकार हो जाते हैं। आज के इस गुफ्तगू में हम इन्हीं इसी किस्म के अवारिस से रूबरू होंगे, जो कि हमें सदमे और तनाव से मिलते हैं। यानी कि सदमे और तनाव की वजह से जिन बीमारियों के हम शिकार होते हैं, आज उनके बारे में हमारी गुफ्तगू होगी और हम ये जानेंगे कि वो कौन कौन सी ऐसी अवारज़ हैं, कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो सदमे और तनाव की वजह से हमें हो जाती हैं या हम उनके शिकार हो जाते हैं। सदमा और तनाव, जैसा कि हमने अभी बताया, कि वो हमारे ज़िंदगी का ऐसा हिस्सा है या ऐसा सलूक है वो हमारे ज़िंदगी का, जो कि जिसके बारे में हम कोई बचाव या कुछ ये कहें कि हम उससे कुछ परहेज़ करने के लिए की का कोई उपाय जो है वो नहीं कर पाते हैं। क्योंकि तनाव और सदमा कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो हमारे ज़िंदगी के साथ ही जुड़ी हैं। किस तरह से जुड़ी हैं? क्योंकि हर एक मौके पर, या हम ये कहें कि हर एक पल, हम किसी न किसी तरह के तनाव से गुजरते हैं। अगर आप दफ्तर के लिए जा रहे हैं और आपको देरी हो रही है, तो आपको तनाव होगा, क्योंकि आपको परेशानी हो रही है, क्योंकि आप टाइम से नहीं पहुंच रहे हैं, सही वक्त पर आप नहीं वहां पर पहुंचेंगे, इसलिए वो तनाव होगी। दफ्तर से बाहर निकल के जब आप घर की तरफ जाते हैं, तो अगर आपको रिक्शा या कोई गाड़ी नहीं मिलती है, उस वक्त भी आप तनाव की हालत में हैं। आपका अगर कोई इम्तिहान है तो उससे जुड़ा हुआ भी कोई तनाव है। कोई अगर किस किस्म की बीमारी अगर आपको है, तो उससे जुड़ा हुआ भी तनाव पैदा हो जाता है कि अभी बीमारी ठीक होगी या नहीं होगी, वगैरह वगैरह। इस तरह से अगर हम देखें तो हम ये पाते हैं कि हर एक मौके पर, हर एक वक्त पर, या हर एक पल हम किसी न किसी किस्म के तनाव से गुजरते हैं और उस तनाव को हम पार करके आगे बढ़ते हैं, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारे अंदर कुछ तनाव ऐसे पैदा हो जाते हैं, जिसको कि हम लाख कोशिश करने के बाद भी उससे बाहर नहीं निकल सकते हैं।
और जब हम बाहर नहीं निकल पाते हैं तो वो तनाव किसी न किसी बीमारी की शक्ल अख्तियार करता है। इसी तरीके से सदमा जो है, हमें कई किस्म के सदमे या कई किस्म के इस तरह के हालात से गुजरना पड़ता है जहां पर हम सदमे की हालत में होते हैं। कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता कि उसे अपनी ज़िंदगी में किसी किस्म का कोई सदमा नहीं महसूस हुआ है या वो सदमे के दौर से नहीं गुजरा है, क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी में काफ़ी उतार चढ़ाव आते हैं। बहुत किस्म की परेशानियों का सामना, बहुत किस्म की उलझनों से उसे निपटना पड़ता है और उसके नतीजे में उसे कई किस्म के सदमा को भी सहना पड़ता है। घर में अगर किसी अजीज का इंतकाल हो जाता है, वो एक सदमे की हालत होती है। अगर किसी की नौकरी है, अगर वो नौकरी से बेदखल हो गया तो वो एक सदमे की हालत होती है। कोई शादीशुदा इंसान है, अगर उसका तलाक हो जाता है, वो भी सदमे की हालत होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है या हम जब अपनी ज़िंदगी में गुजर रहे होते हैं, अपनी ज़िंदगी जब हम निभा रहे होते हैं, तो कई किस्म के सदमे और तनाव से हमें गुजरना पड़ता है। और जब हम उससे निपटने के काबिल नहीं हो पाते हैं तो हमें उनसे जुड़ी हुई बहुत तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है या हम उन बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। सदमे और तनाव से मुतालिक अवारिज नफ्सियाती अवारिज का एक ग्रुप है जो किसी दबाव या तकलीफ दह वाक़या के बाद पैदा होता है। इनमें 3 तरह के अवारिस को ख़ास तौर पर तवज्जो दी गई है, जिसमें सबसे पहले एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर और एडजस्टमेंट डिसऑर्डर को रखा गया है। लेकिन ये सारी जो बीमारियां हैं, ये सदमे और तनाव से मुतालिक हैं। तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हम ये जानें कि आखिर ये तनाव क्या है। वैसे तो अभी हमने आपको तनाव के बारे में कुछ समझा दिया है, कुछ बता दिया है, लेकिन फिर भी ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि आखिर ये दबाव, ये तनाव क्या है। तो तनाव को किसी भी किस्म की तब्दीली के तौर पर बयान किया जा सकता है, जो जिस्मानी, जज्बाती या नफ्सियाती तनाव का सबब बनता है। यानी कि वो तनाव जिस्मानी भी हो सकता है, जज्बाती भी हो सकता है और नफ्सियाती भी हो सकता है। नाज़रीन, यहाँ पर एक ज़रूरी बात जानने वाली और है कि दबाव या तनाव हमेशा बुरा नहीं होता है या उससे हमें सिर्फ बुरा ही उसका नतीजा नहीं होता है, बल्कि कई एक बार ऐसा होता है कि कुछ हालात ऐसे होते हैं जिससे गुजरने के बाद भी तनाव होता है और वो हालात अच्छे हालात होते हैं। जैसे अगर बड़ी अच्छी किसी की नौकरी लग जाती है या आपकी शादी हो जाती है या आप बड़े अच्छे नंबरों से अपने इम्तिहान में पास कर जाते हैं, तो ये सारी बातें हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत अच्छी बातें होती हैं। लेकिन इनके बावजूद, इन अच्छी बातों के बावजूद तनाव या दबाव हमसे जुड़ जाता है। कहीं न कहीं तनाव या दबाव हमसे जुड़ जाता है। अगर अच्छी नौकरी हो गई है तो उस नौकरी को करने की, उसे निभाने की, उसको और बेहतर बनाने की या उसमें और आगे बढ़ने का दबाव हमारे ऊपर बन जाता है। अगर शादी हो जाती है या अच्छे नंबर से अगर हम पास कर जाते हैं, तो अच्छे नंबर से अगर हम पास कर जाते हैं तो एक दबाव और तनाव ये बढ़ जाता है कि अब हमें इस नंबर को या तो बरकरार रखना है या इससे भी अच्छा नंबर हमको लाना है। तो हमेशा तनाव का जो नतीजा होता है वो बुरा नहीं होता है, बल्कि कई एक बार तनाव हमारे लिए ज़रूरी भी होता है, क्योंकि अगर तनाव नहीं हो, अगर आपको ये परेशानी नहीं हो कि हमें अच्छे नंबरों से पास करना है, तो हमें कभी भी अच्छे नंबर नहीं आएँगे या हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर हमें नौकरी की ज़रूरत नहीं है या हम नौकरी करना नहीं चाहेंगे, तो हम उसके लिए कभी कोशा नहीं होंगे। तो तनाव, ये जो दबाव होता है वो हमारे लिए हमेशा बुरा नहीं होता है, बल्कि उसकी वजह से कभी-कभी हम बहुत अच्छे काम भी कर जाते हैं या वो हमारी ज़िंदगी के लिए फ़ायदेमंद भी होता है। अब सवाल ये है कि आखिर तनाव या जो दबाव डालने वाला वाला चीज़ है वो क्या है? किन चीज़ों से हमें दबाव होता है?
किन चीज़ों से हमें तनाव होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे इस माशरे में, हमारे हालात में, जो कि वो सारी चीज़ें जो हमें किसी न किसी तरह से कुछ करने के लिए या किसी चीज़ में हमें मुब्तला करने के लिए दबाव डालती हैं, वो सब स्ट्रेसर या दबाव डालने वाला कहलाता है। जैसे अगर हम बीमार हैं, तो एक तरह का तनाव है, तो वो जो बीमारी है वो तनाव पैदा कर रही है। उस अगर वो बीमारी खत्म हो जाए तो तनाव दूर हो जाएगा। अगर हमारा इम्तिहान होने वाला है तो वो इम्तिहान हमारे लिए तनाव का बायस बनता है। अगर इम्तिहान हम जब दे लेते हैं या इम्तिहान खत्म हो जाता है तो हमारा तनाव भी खत्म हो जाता है। इसी तरीके से हमारी नौकरी हो, हमारी शादी हो, हमारा कोई किसी किस्म का कोई डर हो या कुछ और भी इस तरह की बातें जिसकी वजह कर हम तनाव या दबाव की हालत में आते हैं, तो वो चीजें स्ट्रेसर कहलाती हैं। अब यहाँ पर एक सवाल ये आता है कि ऐसी सारी चीजें जिससे कि या ऐसे सारे हालात या ऐसे सारे बदलाव जिससे कि हम हमारे अंदर कुछ बदलाव आता है या हम परेशानी में पड़ते हैं या हम अ, दबाव में आ जाते हैं, वो सब तनाव या दबाव कहलाता है। तो ये तनाव या जो दबाव होते हैं, ये दो किस्म के खास तौर पर माने जाते हैं। यानी कि माहिर नफ्सियात ने इसको सभी तरह के स्ट्रेसर को दो हिस्से में बांटा है। एक उस तरह के तनाव जो कि हमारे अंदर होते हैं और एक बाहरी किस्म के तनाव। तो इसके अलावा ये सारी जो दो किस्में हैं, इन दो किस्मों के अलावा जो आमतौर पर जो अलग अलग किस्म है इस दबाव डालने वाले के, वो उसमें ये है कि अगर आप कहीं पर घायल हो गए तो वो जो चोट है, वो चोट आपके लिए तनाव है। आप किसी काम में हैं, किसी नौकरी में हैं आप, और वहां पर आपके काम का जो दबाव है वो एक दबाव है। हमारे हालात जो है या हमारे मुआशरे में हमारे आसपास या जो हमारी जो मौसम है, सर्दी है, गर्मी है, वो सब किसी न किसी तरह से हमारे ऊपर एक किस्म का दबाव बनाते हैं। अभी हम लोग बहुत ठंड से गुजर रहे हैं, तो ये भी एक तरह का दबाव है, क्योंकि हम इसमें परेशानी महसूस कर रहे हैं, दबाव, एक किस्म का दबाव महसूस कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए दबाव का सबब है। हमारी कोई बीमारी है तो हम लगातार उस बीमारी से परेशान रहते हैं कि इस बीमारी को कैसे दूर किया जाए, या इस बीमारी की वजह से हमें ये खाना है, ये नहीं खाना है, इस तरह की दवाएं लेनी है, सही वक्त पे दवा लेना है, वगैरह वगैरह। ये सारी बातें जो होती हैं वो सब तनाव या दबाव का सबब बनते हैं। अब जब दो किस्म के तनाव या दबाव को जो अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है, तो जो बैरूनी दबाव है, तो उसके तहत भी बहुत सारे अलग अलग किस्म बताए गए हैं कि आखिर बैरूनी दबाव में किस किस चीजों को शामिल किया गया है, या वो कौन सी ऐसी बातें हैं जिन्हें बैरूनी दबाव डालने वाला कहा जा सकता है। तो इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा जो आसपास का माहौल है वो कैसा है, हमारा जो समाजी मेलजोल है वो कैसा है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो समाजी मेलजोल है उसमें किस तरह से हमारा ताल्लुक हमारा ताल्लुक दूसरों के साथ है, यानी कि दूसरे क्या हम पर बहुत ज्यादा दबाव डालते हैं, हमें डराते धमकाते हैं, हम पर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, इन सब बातों से भी हम दबाव में आते हैं। अगर हम कहीं नौकरी पेशा हैं तो वहाँ के कायदे कानून क्या हम पर बहुत ज्यादा दबाव डालते हैं कि हम पर बहुत ज्यादा इस बात का दबाव है कि हमें वक्त पे आना है, वक्त पे जाना है, या और बहुत एक अपनी किसी जिस काम को दिया जाता है उस काम को उसी वक्त में एक खास वक्फे के अंदर पूरा करना है। तो अगर इन बहुत सारी इस तरह की शराइत अगर होती हैं तो वो दबाव का सबब बनती है। जिंदगी की ज्यादा फर्क पड़ता है, जैसे कि किसी बच्चे का पैदा होना, किसी खास इंसान या किसी हमारे अजीज का इंतकाल हो जाना, नौकरी का छूट जाना या नौकरी में तरक्की पा जाना, हाँ, अपने शादीशुदा जिंदगी
कि हालात में बदलाव आना, यानी कि अगर अलगाव है या तलाक हो गया है या किसी और किस्म की नोक झोंक या लड़ाई झगड़े ज्यादा हो रहे हैं उसमें, या कोई बीमारी, इस तरह के जो हालात होते हैं, तो उनसे भी तनाव या दबाव जो है वो पैदा होता है। रोजमर्रा की जिंदगी में हम अक्सर, अगर हम बहुत सारी इस तरह की कि हमारे रवैयात होते हैं जो कि रोजमर्रा की जिंदगी से ताल्लुक रखते हैं, जैसे कि अगर हम दफ्तर के लिए निकले और घर की चाबी या गाड़ी की चाबी हम भूल जाते हैं, गैस ऑफ करना हम भूल जाते हैं, या रास्ते में हमारी गाड़ी जो है वो खराब हो गई है, या और कोई इस तरह की बात हो गई कि कुछ दूसरा बीच में काम आ गया और हम जिस काम के लिए निकले थे वो काम पूरा नहीं हो सका, तो ये सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि दबाव का सबब बनती है। अब अंदरूनी दबाव के तहत बहुत सारी अलग अलग और चीजें आती हैं, जिनमें सबसे ज्यादा अहम है कि हमारी जो रहने सहने की जो अदा है, या हमारे जो रहने सहने की पसंद है, उसमें अगर बदलाव होता है तो तनाव या दबाव की हालत होती है। जैसे कि अगर नींद की कमी हो रही है, बहुत ज्यादा काम का बोझ हमारे ऊपर है और हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी को ठीक से उसके बीच में बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे भी दबाव होता है। या हम अपने बारे में हमेशा बुरा ही सोचते हैं कि मेरी वजह से कुछ गलत हो गया, या मेरी वजह से किसी को नुकसान पहुंच रहा है, या हम मेरे अंदर इतनी क्वालिटी नहीं है, इतनी कोई खसूसियत नहीं है अगर, तो इन सब वजूहात, ये सारी वजूहात भी ऐसी होती हैं जिसकी वजह से बेवजह हम तनाव के हालत में आ जाते हैं। इसके अलावा दिमाग में अलग अलग तरह के जो खलफिशार पैदा होते हैं कि या हम अपने आप को जरूरत से ज्यादा अपने से उम्मीद करते हैं कि हम ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। अगर हम ये सोचते हैं तो उसकी वजह से हम कर तो नहीं पाते हैं। नतीजा ये होता है कि हम दबाव की हालत में आ जाते हैं। किसी बात को हम बहुत ज्यादा दिल से लगा लेते हैं। अगर किसी ने कुछ कहा और हम उसको दिल से लगा लेते हैं तो भी हम तकलीफ की हालत में आ जाते हैं। और अपने सोच में अगर हम बदलाव ना रखें, यानी कि कई एक बार ऐसा होता है कि वक्त और हालात के साथ हमें अपनी सोच में बदलाव लाना पड़ता है कि अगर हम जो सोच रहे हैं या हमारी जो समझ है, वो समझ अगर वक्त और हालात के हिसाब से उसमें हम अगर बदलाव ना करें तो भी वो तनाव की हालत में होती है। और बहुत ज्यादा परफेक्शन भी एक तनाव को पैदा करती है। यानी कि हम इंसान हैं और इंसान जो है वो गलती का पुतला होता है, उससे गलतियां हो सकती हैं, या उससे उसके जरिए जो काम होता है उस काम में वो 100% सही काम नहीं कर पाता है। लेकिन अगर हम ये उम्मीद करें कि हम जो काम कर रहे हैं वो 100% सही हो और उसमें किसी किस्म की कोई गलती या खराबी ना हो, तो इससे भी तनाव पैदा होगा। क्योंकि गलतियां या खामियां पैदा हो सकती हैं, क्योंकि इंसान जब भी कोई काम करता है तो उससे कुछ ना कुछ गलत या कुछ बातें छूट जाती हैं, कुछ बातें रह जाती हैं, या दूसरे इंसान के जो देखने का जो नजरिया होता है, समझने का जो नजरिया होता है, उसकी वजह से उसमें कुछ खामियां रह जाती हैं। तो अगर हम ये माने कि हमारे काम में किसी किस्म की कोई खामी ना हो और हम दिन रात काम में ही लगे रहें, तो ये भी तनाव या दबाव की हालत को पैदा करती है। दबाव डालने की कुछ जो खसूसियात हैं कि जो हमारे स्ट्रेसर्स हैं उसकी खसूसियात क्या है, तो ख़ास तौर पर ये देखा जाता है कि अगर हमारी ज़िंदगी की कुछ हालात ऐसे होते हैं जिनकी वजह कर ख़ास तौर से हमारे अंदर तनाव या दबाव होता है, जिसमें कि सबसे पहले रखा गया है कि अगर आप शादीशुदा हैं तो उस शादीशुदा ज़िंदगी में तलाक हो गया, अलगाव हो गया, या वो शादीशुदा ज़िंदगी बहुत खुशहाल नहीं है, तो एक वजह होती है। नौकरी का छूट जाना, बहुत ऐसी बीमारी, संगीन बीमारी का हो जाना, या समाजी रिश्ते आपके अगर अच्छे नहीं होते हैं, तो ये सब तनाव का सबब बनते हैं। तनाव के बारे में माहिर नफ्सियात ने बताया है कि तनाव की जो हालत होती है वो लड़ो या भिड़ो की हालत होती है।
यानी कि जब भी हम इस तरह के स्ट्रेसर का सामना करते हैं, यानी कि जिंदगी के ऐसे मौकों पर जो कि हमें तनाव पैदा करते हैं, हमारे अंदर तनाव पैदा करते हैं, तो वो हमारे सामने जब आते हैं तो हमारे पास दो ही हाल हालात बनते हैं कि या तो हम उस हालात का सामना करें, उससे लड़ें, या हम उससे छोड़ करके भाग जाएं। तो लड़ाई या परवाज एक मुख्तसर मुद्दती रद्द अमल होती है कि इसमें हम या तो ये करते हैं कि हम उस चीज से जूझते हैं, लड़ते हैं, या हम उसे छोड़ करके भाग जाते हैं। और इसके लिए हमारे कुछ जो जिस्मानी रद्द अमल है वो उसके लिए जिम्मेदार होते हैं, जिसमें हमारा नर्वस सिस्टम है, एंडोक्राइन है, हमारे दिल की धड़कन है, हमारा मसल्स है, ये सब इसके लिए जिम्मेदार होता है। तनावी इसमें जो जवाबात है इसके लिए तनाव कलील मुद्दती रद्द अमल को माहिर नफ्सियात ने बताया कि हम किस तरह से तनाव से निपटते हैं। तो इसके लिए एक टर्म उन्होंने बताया और उस टर्म का नाम दिया सिंपैथेटिक एड्रिनल मेडुलरी सिस्टम। सिंपैथेटिक एड्रिनल मेडुलरी सिस्टम, और इसको शॉर्ट में इसके छोटे तौर पर इसको सैम कहा गया। इसमें हमारा नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों जो है वो जिम्मेदार होता है। और कैसे होता है वो देखने के लिए यहाँ पर ये आप दूसरा स्लाइड देख सकते हैं नाजरीन, कि जब हमारे सेंस ऑर्गन से हम किसी तरह का जो स्ट्रेसर है, जो तनाव पैदा करने वाली चीजें हैं, जब वो हमारा उसको हम महसूस करते हैं, देखते हैं, समझते हैं या महसूस करते हैं, उसके बाद वो हाइपोथैलेमस में चला जाता है हमारे जहन में। हाइपोथैलेमस के बाद वो एड्रेनल ग्लैंड में जाता है और फिर वहां से जाकर के वो उससे निपटने की कोशिश करता है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले कि खून का बहाव हमारे मसल्स तक जाता है। जैसे ही हम किसी तरह के उस हालत में आते हैं जब जो कि तनाव पैदा करने वाले हालात हैं, तो खून का बहाव जो है वो बढ़ता है और बढ़ करके हमारे मसल में जाता है। मसल से फिर वो हमारे जो आंत है, जहाँ पर खाना पचता है, वहां उस हिस्से तक जाता है। फिर हमारे सांस लेने की जो कैफियत है वो बढ़ जाती है, यानी कि हमारे जो दिल की धड़कन हम ये कह सकते हैं। और खून में जो चीनी है उसकी जो सतह है वो भी बढ़ जाती है। तो इस तरह से मिला करके ये कहते हैं कि ऑक्सीजन, ग्लूकोज और खून का बहाव, ये तीनों जब मिल जाते हैं तो हमारा जो है, जो मसल है, जो सेल है, वो सांस लेता है और उसके बाद हमको ताकत मिलती है और उस ताकत से हम किस तनाव का सामना करते हैं। दूसरा जो टर्म उन्होंने बताया उसको बताया तनाव मरहला में, उसका नाम दिया हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रिनल कॉर्टेक्स सिस्टम, HPAC, शॉर्ट में इसे कहा गया HPAC, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रिनल कॉर्टेक्स। इसमें क्या है कि एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से इसमें शामिल होता है। और इसमें भी फिर हम ये देखते हैं कि कॉर्टिसोल का जो असर है वो सबसे ज्यादा होता है, जिसकी वजह से प्रोटीन जो है वो घट जाता है और खून में जो चर्बी है और खून में जो चीनी है वो जो है वो बढ़ जाता है, जिसका नतीजा ये होता है कि कई किस्म के सेहत पर उसके असर पड़ते हैं, जैसे कि दिल से जुड़ी हुई कुछ बीमारी जो है वो पैदा होती है, जैसे कि ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, खून में चर्बी जो है वो बढ़ जाती है, या वैसे चर्बी बढ़ जाती है जिसका इस्तेमाल जो है वो नहीं होता है, या फिर खास तौर पर ये देखा जाता है कि जो हमारा जहन है, जो दिमाग है, उसकी जो काम करने की जो सलाहियत है वो कम पड़ जाती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि तनाव की वजह से हमारा या तनाव से निपटने में किस तरह से हमारा जो जिस्म है वो काम करता है। जिस्मानी हालात में हम ये देखते हैं, जिस्मानी सेहत में ये देखते हैं कि तनाव और जिस्मानी सेहत का चोली दामन का साथ है।
तनाव अगर होता है तो सबसे ज़्यादा असर हमारे जिस्मानी सेहत पर ही पड़ता है और कई किस्म की जिस्मानी मुश्किलात जो हैं वो पैदा होने लगते हैं, जैसे कि दिल की धड़कन बढ़ जाता है, सर में दर्द होने लगता है, खाना नहीं पचता है, क़ै या उल्टी होती है, ब्लड प्रेशर में भी बढ़ाव उतार चढ़ाव देखा जाता है और ठंड लगती है, थकान होती है वगैरह वगैरह। ये सारी बातें तनाव या दबाव से जुड़ी होती हैं जिसका जिस्मानी सेहत पर असर पड़ता है। जिस्मानी सेहत के साथ साथ तनाव का दिमागी सेहत पर भी असर पड़ता है और इसके नतीजे में कई किस्म की जैसे दिमागी जो बीमारियां हैं या उसका उसका जो रिजल्ट होता है, इसका जो नतीजा है वो ये होता है कि हमें कई किस्म की नफ्सियाती अवारिस से गुजरना पड़ता है। तो और इस कड़ी में सबसे पहले DSM-5 में 3 तरह के नफ्सियाती अवारिस के बारे में बताया गया जो कि तनाव से जुड़ी हुई हैं और इसमें एडजस्टमेंट की खराबी के बारे में बताया गया, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस की खराबी के बारे में बताया गया और एक्यूट स्ट्रेस के बारे में बताया गया कि ये सारी चीज़ें, ये सारी बीमारियां जो हैं वो तनाव की वजह से, सदमे की वजह से इंसान के अंदर देखने को मिलती है और इंसान इसका शिकार होता है। तो एडजस्टमेंट की खराबी के बारे में जानने के लिए DSM-5 ने ये बताया कि ये एक ऐसी हालत है जो जिंदगी के किसी मनफी या दबाव वाले वाक़े के लिए इंतहाई जज्बाती रद्द अमल से ज़ाहिर होती है। ये एक इंतहाई तकलीफदेह जज्बाती परेशानी की हालत है जिसका तजुर्बा जिंदगी के दबाव वाले वाक़यात, जिंदगी में अहम तब्दीलियाँ, एक संगीन जिस्मानी बीमारी या किसी संगीन बीमारी के इम्कान के मुताबिक होने के दौरान होता है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम सादे लफ्ज़ों में समझना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि एडजस्टमेंट की खराबी जब हम जो चाहते हैं और हमारे हालात अगर उससे अलग हैं तो हमारे अंदर हमारे जहन में एक खलफिशार पैदा होता है और उस खलफिशार के तहत कई किस्म की बातें जो है वो पैदा होती हैं। जैसे कि कोई संगीन बीमारी है, वो बीमारी हम नहीं चाहते लेकिन वो बीमारी हमें हो गई। किसी संगीन बीमारी का इम्कान है, हो सकता है अगर, तो हम उससे परेशान हो सकते हैं। या कोई जज्बाती परेशानी है या इस तरह का कोई हमारी जिंदगी में कुछ ऐसी तब्दीलियां हो रही हैं जिससे कि या तो हम पसंद नहीं कर रहे हैं लेकिन वो तब्दीलियां हैं, जैसे कि किसी खास या किसी अजीज इंसान का गुजर जाना, उससे हमारी जिंदगी में जाहिर तौर पर तब्दीली होगी लेकिन उस तब्दीली को हम नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारे चाहने से वो तब्दीली नहीं बदल सकती है, तब्दीली हो जाती है। तो इस हालत में कि वो हालात हो गए तो अपने हालात के साथ और अपनी ख्वाहिशों के साथ सादे जो लफ्ज हैं उसमें समझने के लिए हम ये समझ सकते हैं कि हमारे हालात और हमारी ख्वाहिशों के बीच में जो खलफिशार होता है वही एडजस्टमेंट की बीमारी को पैदा करता है। एडजस्टमेंट डिसऑर्डर की तारीफ जिंदगी के तनाव को एडजस्ट करने में दुश्वारी से होती है। जैसा भी हमने आपको बताया कि हमारे जिंदगी में जो भी दुश्वारी हो रही है उसमें अगर हमारा तालमेल नहीं बैठ रहा है तो हम एडजस्टमेंट डिसऑर्डर के शिकार हो जाते हैं। इसकी कुछ खास इलामतें माहिर नफ्सियात ने बताई हैं कि जैसे कि किस तरह की इलामत हो तो हम ये जानें कि किसी इंसान को एडजस्टमेंट से की खराबी जो है वो पैदा हो रही है। जैसे कि इसमें है कि अगर हम अपनी जिंदगी से या अपने आप बहुत ज्यादा उदास रहना शुरू कर देते हैं, नाउमीद रहना शुरू कर देते हैं कि बिना किसी वजह के, बिना किसी बात के हमें बहुत ज्यादा रोना आता है या हमें भूख नहीं लगती है, वक्त पे नींद नहीं आता है, किसी चीज पर हमारा ध्यान लग नहीं पाता है या हमें किसी के साथ तालमेल बिठाने में बहुत तकलीफ होती है, बहुत परेशान रहते हैं, बहुत जल्दी हमें गुस्सा आ जाता है। तो इन सारी चीजें की जब इस तरह की अलामतें देखने को मिलती हैं तो ये माना जाता है कि वो इंसान एडजस्टमेंट की खराबी का शिकार होने वाला है या हो रहा है।
DSM-5 में भी इसके बारे में बताया गया है कि अगर जज्बात से जुड़ी हुई कुछ ऐसे रवैयात दिखने को मिलते हैं या कुछ इस तरीके की और खास तौर पर बहुत ज्यादा मिजाज में बदलाव आ रहा है, नाउमीदी की शिकायत देखने को मिलती है और ये लगातार कई दिनों तक चलता है, कई दिनों तक या कई महीनों तक चलता है, तो हम ये मान सकते हैं कि वो इंसान एडजस्टमेंट की डिसऑर्डर का शिकार है। इसके अलग अलग बहुत सारे अकसाम बताए हैं माहिर नफ्सियात ने। तो अकसाम ये बताए हैं कि कुछ जो एडजस्टमेंट की डिसऑर्डर ऐसे होते हैं जो कि मिजाज की वजह से होते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि इंसान लगातार परेशान रहता है, उदास रहता है, नाउमीदी उसके अंदर ज्यादा देखने को मिलती है। कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनके अंदर बहुत ज्यादा परेशानी देखने को मिलती है कि वो बेवजह बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, कभी जरूरत से ज्यादा उनको किसी बात की घबराहट, बेचैनी या परेशानी वो महसूस करते हैं। कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो कि जिनके अंदर ये परेशानी और मिजाज की खराबी दोनों देखने को मिलती है, यानी कि वो बहुत ज्यादा घबराए हुए भी रहते हैं, बहुत परेशान भी रहते हैं, बहुत उदास भी रहते हैं, बहुत बेचैन भी रहते हैं, वगैरह वगैरह। कुछ इंसान के अंदर रवैयात से जुड़ी हुई बातें देखने को मिलती है, यानी कि उनका जो रवैया होता है वो कुछ अलग होता है कि जल्दी जल्दी लोगों से जैसे लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, लोगों के साथ गाली गलौज कर लेते हैं, सही तरीके से लोगों के साथ पेश नहीं है, बेवजह कि छोटी छोटी बातों पर वो भड़क जाते हैं। सही मेल जोल होना चाहिए, उसमें उनके बदलाव देखा जाता है। तो ये रवैयात से जुड़ी हुई कुछ ऐसे इलामतें देखी जाती हैं जो कि एडजस्टमेंट की बीमारी को बताती हैं। कुछ एडजस्टमेंट की बीमारी इस तरह की होती है कि जिसमें जज्बात से में कुछ परेशानी देखने को मिलती है, यानी कि वो इंसान जो कि इंसान किसी एडजस्टमेंट की अगर बीमारी का शिकार हो रहा है तो उसकी जज्बाती रवैयात में बदलाव या परेशानी देखने को मिलती है। और कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो किसी न किसी उनके अंदर एडजस्टमेंट का जो उनका जो रवैया है वो सही नहीं होता है, यानी कि उनका मिजाज या उनकी परेशानी या उनके जज्बात जो है वो किसी उसमें कोई बदलाव या कोई फेरबदल नहीं होता है, या उसकी वजह से उनको हम एडजस्टमेंट डिसऑर्डर में नहीं रख सकते हैं, लेकिन फिर भी उनका जो अपने माहौलियात के साथ एक तालमेल होता है वो सही नहीं होता है। तो ऐसे लोगों को भी एडजस्टमेंट डिसऑर्डर की ही लिस्ट में रखा जाता है। इसकी वजूहात के बारे में जानने के लिए, जैसे कि अभी बहुत सारी बातें अभी हुई हमारे इससे रिलेटेड जो गुफ्तगू हो रही है उसमें ये हम बता रहे थे कि अगर किसी इंसान की जिंदगी के हालात में बदलाव आ जाता है तो वो बदलाव ही उसकी सबसे बड़ी वजह होती है, और वो हालात कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि किसी किसी की शादी का टूटना, नौकरी का छूट जाना, किसी अजीज का इंतकाल होना, बहुत संगीन बीमारी का शिकार हो जाना, या किसी गुनाह का वो शिकार हो गया हो, फिर उससे कोई गुनाह हो जाता है बहुत भारी, अगर कोई ऐसा एक्सीडेंट हो गया है, या इसके अलावा कुछ ऐसे हैं कि कुछ जो ये कहा जा सकता है कि कुदरती कहर वगैरह की वजह से भी कुछ एडजस्टमेंट की शिकायत जो है वो देखने को मिलती है। जैसे सब कुछ तबाह हो गया, सब सब खत्म हो गया, मान लीजिए मिसाल के तौर पर बाढ़ आई, सब खत्म हो गया, जलजला आया और सब बिखर गया, बर्बाद हो जाता है। तो ऐसे हालात में भी इंसान जो है वो एडजस्टमेंट की बीमारी का शिकार हो जाता है। इसके इलाज के तौर पर ये कहा जा सकता है कि कुछ दवाएं खास तौर पर इसके लिए अच्छी मानी जा सकती हैं, या अपने आप पर कुछ काबू करना, जैसे कि कुछ और वर्जिश या योगा वगैरह करके और कुछ नफ्सियाती तरीकों का इस्तेमाल करके भी काफी हद तक एडजस्टमेंट की परेशानी से बचने की गुंजाइश बन जाती है।
इसकी रोकथाम के लिए ये कहा जा सकता है कि सबसे ज़रूरी तो है कि आप सही तरीके से इंसान रहना, उसका जो रहन-सहन है वो सही तरीके से हो, अपने आप को वो सब्र और सुकून से वो काम करना, काम करे, बहुत ज़्यादा अपने आप से उम्मीद ना रखे, अपने आप को बुरा भला ना कहे, अपनी चीज़ों में अच्छी चीज़ों को वो तलाशे, अपने खान-पान और रहने-सहने का जो रवैया है, सोने-जागने का जो तरीका है, उसमें वो बदलाव लाए, वो सही तरीके से उन चीज़ों को अपनाए और अपने डर को, अपनी डर को दूर करने की कोशिश करे। ये सारी चीज़ें अगर इंसान करे या इन चीज़ों से वो बचने की कोशिश करता है, तो काफ़ी हद तक अब इस परेशानी से बचा जा सकता है। अब इसके बाद एडजस्टमेंट की खराबी को जानने के बाद माहिर नफ्सियात ने सदमे और तनाव से जुड़ी हुई दूसरी जो बीमारी है उसका नाम दिया है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से ताल्लुक है कि ये एक ज़हनी सेहत की हालत है जो किसी तजुर्बे के बाद पैदा हो सकती है या किसी तकलीफ देह या चौंका देने वाले वाक़या का मुशाहिदा करती है। यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का मतलब ये होता है कि ऐसे हालात जिससे कि सदमा या तनाव पैदा होता है, जब वो हालात गुजर जाते हैं तब उस इंसान के अंदर अलग अलग किस्म की इलामतें देखने को मिलती हैं जो कि किसी न किसी अवारिस या किसी मर्ज की शक्ल इख्तियार करती है। तो यहाँ पर ये देखा जाता है नाज़रीन, ये जानने की ज़रूरत है कि यहाँ पर जो बीमारी या जो मर्ज पैदा हो रहा है वो उस हालात से नहीं हो रहा है, बल्कि उस हालात के गुजर जाने के बाद हो रहा है। इसीलिए इसका नाम पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर रखा गया है कि सदमे की या तनाव की जो हालात थे वो गुजर गए। कई एक बार आप लोगों ने महसूस भी किया होगा, अपने मुआशरे में देखा भी होगा, सिनेमा और टीवी पर भी देखा होगा, बहुत सारी कहानियों में पढ़ा भी होगा कि किसी अजीज का इंतकाल हो गया। और तो आम तौर पर ये होता है कि अगर किसी का इंतकाल होता है तो बेसाख्ता हम रोते हैं, हमारे आंख से आंसू निकलने लगते हैं या हम बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं, परेशान हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं वगैरह वगैरह। कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि जब उन्हें इस तरह की खबर सुनाई जाती है तो उन पर कोई असर नहीं पड़ता है और वो रोते भी नहीं है, उस पर कुछ उसका जो उनका बदलाव होता है, किसी किस्म का कोई बदलाव नहीं होता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब वो सारी बातें खत्म हो जाती हैं, कुछ दिनों के बाद फिर उस पर उन चीजों का असर दिखाई पड़ने लगता है, यानी कि फिर तब वो उस सदमा को महसूस करते हैं या उनके रवैये से उस तरह के सदमा का नतीजा जो है वो नजर आने लगता है, जिसको कि इसकी वजह से इसको कहा जाता है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। यानी कि जलजला आया तो उस जलजला जब आया तब हम परेशान नहीं हुए, लेकिन जलजला खत्म होने के बाद जब सब कुछ ठीक हो जाता है तब हम उस ज़लज़ले को याद करके या उस ज़लज़ले की वजह कर हमारे अंदर जो बदलाव आता है, जो परेशानी होती है, जो बेचैनी होती है, जो हमारा तालमेल सही नहीं बैठता है, वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहलाता है। इसमें ये इसके जो कुछ जो अलामतें बताई माहिर नफ्सियात ने वो यही बताई हैं कि जैसे कि देखने को ये आता है कि अचानक सोते सोते रात में घबरा करके या चिल्ला करके उठ जाना क्योंकि कोई बुरा सपना या बुरा ख्वाब देखा गया है, पुरानी कुछ बातों को याद करना, बहुत ज्यादा तनाव या दबाव को महसूस करना, अपने आप को भला बुरा कहना या उन्हें नींद ना आने की शिकायत हो जाना, किसी काम को करने में वो अपने आप को सही नहीं समझना या ये महसूस करते हैं कि उनसे कुछ भी नहीं हो सकता है। तो ये सारी चीजें जो है इनकी अलामतों में रखी जाती हैं और ख़ास तौर पर ये माना गया है कि अगर 4 हफ्ते तक या उससे ज़्यादा इस तरह की अलामत है तो ये माना जाता है कि उनको किसी उस इंसान को पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, जिसमें कि बुरी यादें शामिल हैं, भयानक ख्वाब जो है वो शामिल हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी या बेचैनी या नींद की परेशानी जो है वो अगर शामिल होती है तो ये माना जाता है कि वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का शिकार है। अब इसकी वजूहात क्या है? तो इसकी वजूहात में
इसकी वजूहात बहुत सारे हमारे नफ्सियात ने बताए हैं। इसमें कि ये बताया है कि अगर जैसे कि कोई बच्चा सबसे पहले तो ये माने कि कोई कुदरत या कुदरती या किसी इंसान की वजह कर अगर कोई बुरे हालात पैदा होते हैं, जैसे कि हमने बताया कि ज़लज़ला एक कुदरती कहर है ये, तो ये इस पे इंसान का ज़ोर नहीं है। बाढ़ आ जाना, ये इस पर या इस तरह की, या कोई जैसे अभी हम लोग गुज़र रहे हैं, बहुत सारे हम लोगों ने महसूस किया कोरोना, तो ये इस तरह की जो बातें हैं, तो ये कुदरती कहर हैं, तो जिसकी वजह से इंसान परेशानी में पड़ सकता है, या तनाव या दबाव की हालत में आ जाता है, या सदमे की हालत में आ जाता है। इसके अलावा किसी किस्म का उसके साथ अगर कोई बुरा सलूक हुआ हो, या अगर यानी कि उसके साथ कोई जुल्म हुआ हो, तो वो एक वजह है। पैदाइश के वक्त कोई उसको अगर बहुत ज़्यादा बुरा उसके साथ हुआ हो, या बहुत तकलीफ दे पैदाइश हुई हो, तो एक वजह बनती है उसकी। बहुत ज़्यादा उसके साथ मारपीट या बुरा भला अगर किसी इंसान को कहा जाता है, या उसके बहुत किसी इंसान को डराया धमकाया जाता है किसी वजह से कि तुम छोटी जात के हो, या तुम इस काबिल नहीं हो, तुम किसी काम को करने के लायक नहीं हो, या किसी वजह से, या तुम्हारे अंदर किसी किस्म की सलाहियत नहीं है, तो वो एक वजह बनती है। जेल हो गई किसी को, किसी तरह का अगर किसी ने किसी को किडनैप कर लिया हो, किसी का कोई भयानक अगर उसका एक्सीडेंट हो गया हो, तो ये सारे वजूहात जो है वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर को पैदा करते हैं, जिसको कि बाद में इंसान जब जब याद करता है, या उसकी वजह कर उसे बाद में भी वो हालात गुजर जाने के बाद भी वो इंसान उस परेशानी से में मुब्तला होता है, और उससे वो बाहर नहीं निकल पाता है। इसकी वजूहात के तौर पर ये देखा जाता है कि सबसे पहले तो ये है कि कोई कुदरती कहर जिस पर हमारा हमारा कोई काबू नहीं है, वो है अगर कोई एक्सीडेंट है, अगर कोई बुरा सलूक है किसी के साथ किया जा रहा है, तो वो है। और मारपीट या घरेलू मारपीट जिसे हम कह सकते हैं, तो वो सारी चीजें भी इसमें शामिल होती है, जिसकी वजह से पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर का इंसान शिकार हो सकता है। इसके बाद आखिर इसका इलाज क्या है, क्योंकि ये बीमारी ऐसी बीमारी होती है कि यहाँ पर हालात गुजर गए, यानी कि कोरोना वायरस आया, वो चला गया, ज़लज़ला आया, वो चला गया, वो खत्म हो गया, बाढ़ आई, वो खत्म हो गया, आपके साथ कोई बुरा सलूक हुआ, वो खत्म हो गया, आप किसी संगीन बीमारी के शिकार हुए, वो भी खत्म हो गई। लेकिन उसका असर आपके दिलो दिमाग पर अब तक तारी है, और उसका नतीजा ये हो रहा है कि हाँ, जो इंसान इस चीज से गुजरा, तो वो या तो उसके अंदर घबराहट घर कर गई, वो किसी काम को करने के लायक नहीं रहा, उसे अच्छे तरह से नींद नहीं आ रही है, उसे हर वक्त बेचैनी और डर सब लगा रहता है, किसी के साथ बातचीत करने में, किसी के साथ तालमेल बिठाने में उसको डर लगता है, उसको परेशानी होती है, क्योंकि पिछले कुछ हालात उसकी जिंदगी में ऐसे हुए जिसकी वजह कर उसकी आगे वाली जिंदगी पर काफी बुरा असर पड़ रहा है, और वो अपनी जिंदगी को सही तौर पर नहीं जी पा रहा है, या सही तौर पर नहीं निभा पा रहा है। यानी कि बुरे हालात को गुजर जाने के बाद भी वो इंसान अपने आप को सही तरीके से अपने माहौल के साथ, अपने मुआशरे के साथ तालमेल उसका नहीं, अपने आप का अपना तालमेल जो है वो नहीं बिठा पा रहा है। तो इस चीज से निपटने के लिए, या इस चीज को दूर करने के लिए क्या उपाय किया जा सकता है? इसको दूर करने के लिए ऐसी कोई दवा नहीं है कि वो दवा खिला दी जाए और वो परेशानी उसकी दूर हो जाए। हाँ, दवा का सहारा इसलिए लिया जाता है कि वो दवा उसकी फौरी तकलीफ को थोड़ी देर के लिए कम कर दे। जैसे मान लीजिए कि उसे बहुत परेशानी है, बेचैनी है, घबराहट है, वो चिल्ला रहा है या रो रहा है, या उसे नींद नहीं आ रही है, तो ऐसे में हम कुछ दवाओं का सहारा ले सकते हैं, जिससे कि उसे उस वक्त की परेशानी जो है उसकी वो
दूर हो जाए, हो सकता है कि उसे थोड़ी देर के लिए नींद आ जाए, हो सकता है उसकी बेचैनी जो है वो कम हो जाए। लेकिन इसके इसके सही इलाज के लिए ये ज़रूरी होता है कि समाजी तौर पर खानदान के सभी लोगों का, या वो जहाँ जिस जगह वो काम करता है, वो सारे लोग का ध्यान इस या सारे लोगों की मदद से ही वो इंसान एक अपने आप को अपने हालात के साथ सही कर सकता है, या अपने हालात से वो बाहर निकल सकता है। अगर सिर्फ दवाएं ही लेंगे या दिया जाए अगर उसे, तो उन दवाओं का असर जैसे ही खत्म होता है उसकी हालत फिर से वैसे ही हो जाती है। लेकिन अगर सही तरीके से पूरे तौर पर उसके जो परेशानी है उसे दूर करने की कोशिश करनी है, तो उसके लिए सभी लोगों को उसके साथ मिल करके उसकी मदद करनी पड़ेगी। तब जा करके वो इंसान अपने हालात से बाहर निकलेगा। क्योंकि यहाँ पर परेशानी ये है कि वो हालात अब नहीं है, लेकिन उस हालात की परेशानी उसके अंदर है। तो उस इंसान को उस परेशानी से बाहर निकालने की, उस हालात का सामना कराने की, उस हालात के गुजर जाने की उम्मीद दिलाने की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए सिर्फ अकेले कोई भी डॉक्टर या कोई जो काउंसलर होते हैं वो काफी नहीं होते हैं। पूरे समाज यानी कि आस पड़ोस के लोग, उसके दोस्त अहबाब, उनके जो काम करने वाले संगी लोग हैं जो उनके साथ काम करते हैं, या उनके खानदान के जो दूसरे और रिश्तेदार वगैरह हैं, वो सब के सब अगर मिल करके उनको उनकी मदद करना चाहेंगे, तभी वो इंसान इससे बाहर निकल सकता है। इसके अलावा कुछ उनके अंदर अपने परेशानी से निकलने की जो ट्रेनिंग है वो भी देनी चाहिए, जिससे कि वो अपने आप को खुद के लेवल से अपने आप अपनी परेशानी से बाहर निकलने की कोशिश कर सके। जैसे कि कुछ रिलैक्सेशन ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है, तो उस रिलैक्सेशन ट्रेनिंग से जब उनका जो जहन है, जो जिस्म है, जब वो आराम की हालत में होता है, तो धीरे धीरे उनको उसकी आदत पड़ जाती है, और फिर वो अपनी परेशानी से बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरह की जो परेशानी है जिसे पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर कहा जाता है, वो बहुत संगीन बीमारी का शक्ल अख्तियार कर लेती है, जब अगर उस इंसान को सही तरीके से मदद ना की जाए, यानी कि दवाओं से और बाकी लोगों की मदद ना की जाए, तो वो एक बहुत संगीन मर्ज की शक्ल इख्तियार कर लेता है, और वो इंसान लगातार उस परेशानी में मुब्तला होता है। और उसका नतीजा ये होता है कि अपने समाज, खानदान और अपने काम काज के जो हालात हैं उसमें वो कभी भी कामयाब नहीं हो पाता है। इसके बाद पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के बाद जो तीसरी बीमारी माहिर नफ्सियात ने और DSM-5 ने खास तौर पर बताया, उसका नाम है शदीद तनाव की खराबी, यानी कि एक्यूट स्ट्रेस से अंग्रेजी में कहा जाता है। एक्यूट का मतलब हुआ बहुत ज्यादा, शदीद शदीद तनाव की खराबी। तो शदीद तनाव की खराबी क्या है? सवाल ये उठता है कि शदीद तनाव क्या हो सकता है। तनाव तो समझ में बात आ गई कि तनाव क्या चीज है, लेकिन शदीद तनाव क्या है? तो ये एक जहनी सेहत की खराबी है, यानी कि इसमें भी जाहिर है कि जहनी तौर पर ही ये एक खराबी है, और ये एक नाखुशगवार शदीद सिलसिला रद्द अमल है, जो किसी फर्द के किसी तकलीफदेह वाक़ये से गुजरने के बाद शुरू होता है। तो जैसे कि अभी बताया कि हालात गुजर जाते हैं, लेकिन उसके जो असरात हैं वो इंसान पर तारी होते हैं। तो यहाँ पर जब जो इंसान किसी शदीद तनाव या दबाव की हालत से गुजर रहा होता है, तो उसकी या उस तकलीफ से गुजर रहा होता है, तो वो तकलीफ उसके ऊपर लगातार तारी रहती है। इसकी खराबी के बारे में ये बताया जाता है कि शदीद तनाव का आर्जा एक जहनी आर्जा है, जो शदीद तकलीफदेह तजुर्बे के बाद पैदा होता है या तैयार होता है। अगर इस पर तवज्जो न दी जाए तो ये मजीद संगीन हालात का बायस बन सकता है, जैसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। यानी कि इंसान अपने जब तकलीफ दे हालात
तकलीफ दे तजुर्बे के से गुजरता है, यानी कि ऐसे ऐसे तकलीफ दे नहीं जो कि थोड़ी बहुत तकलीफ दे हालात हैं, और तकलीफ दे तजुर्बा अगर किसी इंसान को होता है शदीद, जैसे मान लीजिए कि आपने मिसाल के तौर पे ये देखा जाए कि आपने कोई इम्तिहान दिया और वो इम्तिहान में आप नाकामयाब हुए, तकलीफ हुई, ये भी एक तकलीफ दे तजुर्बा है कि हमने कोई इम्तिहान दिया और हम उसमें कामयाब नहीं हुए। लेकिन ये तकलीफ दे तजुर्बा शदीद तकलीफ दे तजुर्बा नहीं हो सकता है। शदीद तकलीफ दे तजुर्बा ये होगा कि आपकी नौकरी है, उस नौकरी से आपका पूरा खानदान चलता है और एक दिन अचानक आपकी नौकरी से आपको निकाल दिया गया। ये जो तजुर्बा होगा ये शदीद तकलीफ दे तजुर्बा होगा, क्योंकि उसकी वजह से आपके अंदर इतनी बेचैनी पैदा होगी क्यों कि आप उससे बाहर नहीं निकल सकेंगे, क्योंकि अब आपके सामने एक ये मुश्किल आ जाएगी कि अब आप आगे क्या कर सकते हैं, कैसे आप अपने आपका जो खानदान आपके ऊपर था वो खानदान कैसे चलेगा, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें आपके जहन में एक एक करके आने लगेगी, जिससे कि आप परेशान हो सकते हैं और बेचैन हो सकते हैं। अगर इम्तिहान में हम नाकामयाब होते हैं तो हमारे पास ये एक उम्मीद होती है कि हम दूसरी बार इम्तिहान देंगे तो हो सकता है कि हम उसमें कामयाब हो जाएं, या अगर हम उस इम्तिहान में कामयाब ना हुए तो दूसरा इम्तिहान देंगे जिसमें हम कामयाब हो सकते हैं। तो यहाँ पर दो मिसालें हमने बताई आपको जिसमें कि तकलीफ दोनों में थी, एक में तकलीफ कम थी और दूसरे में तकलीफ बहुत ज्यादा थी। अगर आपकी शादी हुई और वो शादी किसी वजह से टूट गई तो ये वजह भी बहुत ज्यादा तकलीफ दे हो सकती है कि अब उसका नतीजा क्या होगा, कैसे आप अपने आगे की जिंदगी को आगे बढ़ाएंगी, क्या कैसे करेंगी। तो ये सारी चीजें यहाँ पर शदीद तनाव की खराबी के बारे में ये बताई जाती हैं कि शदीद तनाव की खराबी शदीद तकलीफ दे तजुर्बे के बाद पैदा होती है। इसमें बहुत ज्यादा परेशानी बेचैनी की हालत होती है और आपको किसी किस्म की कोई खुशी नहीं हो सकती है। जो हालात हैं किन किन हालात से ऐसे हो सकते हैं, तो बहुत तरह के ऐसे हालात, जैसे अभी हमने आपको बताया कि कुछ इस तरह के हालात, कुछ समाजी हालात, कुछ कुदरती हालात ऐसे पैदा होती हैं जिसकी वजह से ये शदीद तनाव के हालात जो है वो पैदा होते हैं। माहिर नफ्सियात ने इसकी कुछ इलामतें बताई हैं, इसमें कि 5 तरह की इलामत खास तौर पर बताई है। इसमें सबसे पहले बताया कि जो याददाश्त है, जो आपकी यादें हैं, यानी कि बुरी यादें बहुत ज्यादा इसमें शामिल हो जाती हैं, यानी कि आप लगातार बुरी यादों में मुब्तला होती हैं। आपको बार बार बुरी जो जितने आपके साथ बुरी चीजें हो चुकी हैं या जिस चीज से आप गमजदा होती हैं या जिस चीज से आपके अंदर परेशानी या बेचैनी होती है वो यादें आपको रह रह करके आती हैं। इसके अलावा जो दूसरी परेशानी है इसको कहा जाता है कि डिसोसिएटिव इलामत, सिम्टम कह सकते हैं इसको हम यहाँ पर। तो इसमें ये होता है कि जो हम महसूस करते हैं कि वक्त बहुत धीरे धीरे करके गुजर रहा है या सही तरीके से वक्त के साथ तालमेल जो है वो नहीं हो रहा है। दूसरा है कि उन चीजों को छोड़ना, उन चीज जो कि किसी ना किसी हालात से जुड़े हुए हैं, किसी ना किसी तरह के लोगों से जुड़े हुए हैं, किसी किसी खास जगह के साथ जुड़े हुए हैं, उन उन चीजों को छोड़ने की हालत या उनको दूर करने की हालत। और इसके बाद ये देखा जाता है कि उनके अंदर रह रह करके वह सारे वही सारे ख्यालात आते हैं जो कि उनको परेशान करते हैं और उनके अंदर किसी भी तरह की अच्छी बातें महसूस करने की जो सलाहियत है वो नहीं होती है। यहाँ पे नाज़रीन आप अपने इस स्लाइड में देख सकते हैं कि एक इंसान जो वो किस तरह से अलग अलग इंसान जो है वो अपने
उसकी जो हालात है वो अलग अलग हैं। उसके जहन पर कितना दबाव, कितना तनाव वो महसूस कर रहा है अपनी पुरानी यादों के साथ, अपने एहसासात के साथ, अपने उन जगह या उन लोगों को याद करके जो कि उनके उसके लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। और शदीद तनाव की खराबी की वजूहात के बारे में अगर हम ये बात करें तो शदीद तनाव के वजूहात, इसकी वजूहात भी बाकी अलग जिस और भी सारे मर्ज है उसके तरह ही इसमें बहुत सारे इसके भी वजूहात हैं। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो वजह जिनको रखा गया है, जिसमें कि आप यहाँ पर अपने स्लाइड में देख सकते हैं कि 50% जो वजह है वो वजह है बुरे या सदमाती हालात की। कि ऐसे हालात जिनसे किसी न किसी किस्म का सदमा या किसी तरह का तनाव जो है वो पैदा होता है, उसे ही उसमें वो सबसे ज्यादा इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। उसके बाद जो 21% जो रखा गया है, जिस वजह को शामिल किया गया है, वो है एक्सीडेंट। बहुत ज्यादा खतरनाक एक्सीडेंट। किस तरह के एक्सीडेंट? गाड़ियों का। उस तरह का जो एक्सीडेंट होते हैं उनको रखा गया है। और 19% उस तरह के सदमा को रखा गया है जो किसी न किसी तरह की जुल्म सितम की वजह से होते हैं, चाहे वो जज्बाती हो, चाहे वो जिस्मानी हो, चाहे वो नफ्सियाती हो। किसी तरह के जो जुल्म सितम हैं उसको रखा गया है। और सिर्फ 10% ऐसे हैं जो कि जलने वलने की वजह से जो सदमा जो पैदा होते हैं उनको रखा गया है। यानी कि अलग अलग जिंदगी की जो हालात हैं उनको वो उनकी जो तादाद है या उसकी जो वजह है वो उसको कम माना गया है। सबसे खास, सबसे ज्यादा जो वजह है वो हमारे जिंदगी के सदमात हैं, जो अलग अलग किस्म के सदमात, जो समाजी, नफ्सियाती, या फिर हम ये कह लें कि पेशेवर, ये इस तरह के जो सदमात से हम रूबरू होते हैं वो इस तरह की शदीद तनाव की खराबी के वजूहात हो सकते हैं। इससे मुकाबला करने की क्या तकनीक है? इससे मुकाबला करने की ये तकनीक है कि सबसे पहले तो समाज में जितने लोग हैं वो आपकी मदद करें, आपको आपका साथ दें। जितना कम हो सके बुरी तरह की खबरें या और जो अफवाहें होती हैं उनसे बचने की कोशिश की जाए। अपने जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसको सही तरीके से निभाने की कोशिश की जाए। यानी कि खाने पीने, सोने जागने का, उठने बैठने का जो आपका जो एक कायदा कानून है वो सही होना चाहिए। और कुछ वर्जिश, कुछ एक्सरसाइज या फिर कुछ योगा वगैरह जो है वो आपके लिए बहुत मददगार हो सकता है, जो कि आपकी बुरी यादों को आपसे बाहर निकाल सकता है, आपके परेशानियों को काफी हद तक कम कर सकता है। इसकी खराबी, शरीर तनाव की खराबी की इलाज के बारे में बताया गया है कि इलाज में दवाएं तो इसकी कारगर हैं ही। कुछ हद तक दवाओं की मदद से आपकी बेचैनी और परेशानी को दूर किया जा सकता है। यानी कि आप अगर परेशान हैं, बेचैन हैं, तो कुछ दवाएं हम ले सकते हैं। लेकिन उसके साथ जिसको माहिर नफ्सियात ने सबसे ज्यादा जिस चीज पर जोर दिया है वो दिया है इल्मी रवैयात तरीके को। यानी कि आपके रवैया और इल्म में, कॉग्निशन में अगर बदलाव लाया जाता है तो उससे काफी हद तक वो इंसान अपने शरीर तनाव की हालत से बच सकता है। यानी कि हमारे सोचने समझने के रवैये में बदलाव ला करके, हमारी सोच और हमारे जज्बात में बदलाव ला करके, कि अगर कोई बुरे ख्यालात आते हैं तो हम उसकी जगह पर कुछ अच्छी बातों को सोचें। अगर हमें कोई चीज बार बार परेशान कर रही है तो हम कुछ रिलैक्सेशन या एक्सरसाइज वगैरह की मदद ले सकते हैं। या इस तरह से अपने परेशानी से बचने के लिए हम बच्चों के साथ खेल सकते हैं, बागवानी कर सकते हैं। अपनी सोच में और अपने रवैयात में अगर हम बदलाव लाएं तो ये मुमकिन है कि हम इस परेशानी से काफी हद तक बचाव कर सकते हैं। तो नाजरीन, ये थे आज तनाव और सदमे से जुड़ी हुई कुछ अवारिस। उम्मीद है आपको कुछ फायदा जरूर हुआ होगा और इंशाअल्लाह अगले क्लास में फिर से एक नए
टॉपिक के साथ मैं आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।